Hello students, welcome to DNP's Pharma Point YouTube channel. So today we would be covering biopharmaceutics of SEM 6. The topic which we are going to study today would be distribution. Now this is the syllabus of this unit. This is unit 3 students. ठीक है, और ये जो notes मुझे मिला है ये this is from one of my students who is from SVBCP college. So she has got this notes and she wants me to explain this to her. So starting off with this topic, तो ये टॉपिक पे आने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बिकॉज आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब होता है कि गोइंग बाय द फार्माकोकाइनेटिक्स, फ्लो ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, अब्जॉर्प्शन पार्ट हो चुका है. दैट मीन्स ब्लड में आपका ड्रग पहुंच चुका है. ड्रग इज़ ऑलरेडी इन ब्लड स्टूडेंट्स, राइट है. सो वंस ड्रग हैज़ रीच्ड द ब्लड, अब ड्रग के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. सो ड्रग के पास ऑप्शंस हैं कि इधर वो ब्लड से एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जाए और वहाँ से सेल्स में चला जाए. आपको अच्छे से पता है कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस. तो नॉर्मल जर्नी ये हो सकता है ड्रग का कि ड्रग ब्लड से निकल के उस स्पेस में जाए एंड देन वहाँ से निकल के सेल में अब्जॉर्ब हो जाए. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फ्रॉम ब्लड समझ लो कि ऐसा दो सेंटर्स हैं. ब्लड एक सेंटर है विच इज़ ऑब्वियसली अ टिश्यू एंड देन आपका सेल है. सो ब्लड से सेल के बीच में जो स्पेस है, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल स्पेस. सो आपका ड्रग क्या होगा, ब्लड वेसल से निकलेगा थ्रू दी कैपिलरीज, बाहर निकलेगा और वो कहाँ पे पहुँच गया, वो पहुँच गया इंटरस्टिशियल स्पेस में एंड वहाँ से ड्रग अंदर अब्जॉर्ब होना चाहेगा सेल में. दिस इज़ वन ऑप्शन. सिमिलरली ड्रग कैन ऑल्सो गो इनटू टिश्यूज़. ड्रग कैन ऑल्सो अंडरगो एक्सक्रीशन बिकॉज ये ब्लड है. ब्लड आपके ड्रग को थ्रू आउट बॉडी घुमाने वाला है, राइट है. सो दीज आर दी ऑप्शंस स्टूडेंट्स. दैट मीन्स अभी ये बुक में कैसा लिखा गया है, आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, दैट इज आफ्टर योर ड्रग रीचेज द ब्लड, मे बी बाय एनी रूट, ओरल रूट से आपने खाया हो ड्रग को या आपने इंजेक्शन लिया हो, किसी भी रूट से आपका ड्रग अगर आ गया ब्लड में तो उसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं. यू कैन सी ओवर हियर, सी क्या लिखा है उन्होंने, डिस्पोजिशन प्रोसेसेस हो सकते हैं. डिस्पोजिशन मतलब क्या, अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में आने के बाद ड्रग के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं. या ड्रग को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ब्लड से जाएगा सेल में या टिश्यू में, लाइक फॉर एग्जांपल लीवर ले लो. सो ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर से वापस ब्लड में आ सकता है. ठीक है, सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. एंड देन डिस्पोजिशन का ही सेकेंड पार्ट क्या है, एलिमिनेशन. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में क्या क्या आता है, दो पार्ट आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है. लास्ट टाइम में चेक करो क्या लिखा है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट है. सो डिस्पोजिशन होगा अब्जॉर्प्शन के बाद विच इंक्लूड्स distribution and elimination. Elimination will include metabolism and excretion. Over here you can see students. ठीक है, सो हम इस चैप्टर में पूरी किसकी बात आज करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, लास्ट दो तीन लाइन आप देख सकते हो. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड द एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड्स, और आई शुड से बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़. मतलब ब्लड के और एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब ड्रग आएगा जाएगा इन दोनों के बीच में, या फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में ट्रांसफ़र होगा ड्रग का. सो देयरफॉर इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है. सो मेरा आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस. दैट मीन्स distribution doesn't need energy, it is not an active process. So इसको चलाता कौन है, ड्राइविंग फोर्स कौन होगा. सो ड्राइविंग फोर्स वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रग ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में, मतलब एक्स्ट्रा वैस्कुलर मतलब क्या, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, ठीक है,
एक्स्ट्रा वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल के बाहर के टिश्यूज़, बाहर के एरिया। सो ब्लड के अंदर अगर ड्रग ज़्यादा अमाउंट में है और ब्लड वेसल के बाहर ड्रग कम अमाउंट में है, तो जाहिर सी बात है ड्रग कहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल से बाहर निकल के एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जाना चाहेगा, राइट है। सो दिस इज ड्राइविंग फोर्स। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन है उस वजह से डिफ्यूजन होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू सी द लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑन दिस स्लाइड, क्या लिखा है? एज द फार्माकोलॉजिक एक्शन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मतलब क्या? जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका ड्रग का टारगेट साइट पे, उतना बेटर एक्टिविटी हमको दिखती है। और ये कॉन्सेंट्रेशन टारगेट साइट पे लाना ड्रग को किसका काम है? डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें हाथ ज़रूर है, राइट है। डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो ब्लड में से ड्रग निकल के टारगेट साइट तक आता है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। देयरफॉर दे आर सेइंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द टारगेट साइट एंड देयरफॉर कॉजिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डू यू थिंक कि ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द बॉडी? क्या अगर सपोज आपने ड्रग खाया, सपोज आपने 10 ग्राम पैरास्टामोल खा लिया, ठीक है, 10 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4 ग्राम इज़ दी हाईएस्ट डोज, डेली डोज बाय द वे, ठीक है। सपोज आपने मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, 650 मिलीग्राम सपोज आपने पैरास्टामोल खा लिया, ओके। सो डू यू थिंक कि आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी टिश्यू में ये ड्रग जाने वाला है इक्वल अमाउंट में जाएगा? आपको लगता है क्या ऐसे? टेल मी यस और नो। जब आपने ड्रग खाया पैरास्टामोल तो हर एक टिश्यू में इक्वल अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा जिस टिश्यू के पास, उतना ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे ज़्यादा ड्रग डिपॉजिट होगा। ये सोनो करेक्ट है, क्योंकि आपका ड्रग कहाँ है? आपका ड्रग है ब्लड में, और ब्लड से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ को। तो जितना अच्छा परफ्यूजन होगा टिश्यू का, परफ्यूजन मतलब क्या? जितना प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा टिश्यू के पास, उतना बेटर अमाउंट ऑफ ड्रग वहाँ पहुँच सकता है। सो देयरफॉर डिफरेंट टिश्यूज, देखो अंडरलाइन किया इन्होंने, डिफरेंट टिश्यूज रिसीव द ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा एट डिफरेंट रेट एंड टू अ डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट रेट एंड डिफरेंट एक्सटेंट, ठीक है। अलग रेट से जाएगा मतलब अलग स्पीड से जाएगा, और कहीं कम कहीं ज़्यादा। डिफरेंट रेट मतलब क्या? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, ठीक है, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, दीज ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है और अच्छे खासे अमाउंट में ड्रग वहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है अगर आप पूछो मुझसे, तो मैं आपको रीज़न क्या बताऊंगा? देयर आर मैनी रीजंस, सो दीज आर नाउ कमिंग अप। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट कर सकते हैं? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेन XYZ के पास कम ड्रग पहुँचा, ऑर्गेन ABC के पास ज़्यादा ड्रग पहुँचा, सो ऐसा क्यों हुआ? इसका आप अगर आपको आंसर जानना है तो आपको ये सारे फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे ज़रूर। इनमें से कोई एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस वेरिएशन के लिए। समझ में आ रहा है? ओके चलो। सो सबसे पहला फैक्टर होता है टिश्यू परमिएबिलिटी। मतलब क्या? आपका ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ब्लड से निकल के एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में आ जाएगा, और वहाँ से आपका ड्रग अब वेट कर रहा है कि कब सेल्स स्लैश टिश्यू मुझे अब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट है। सो ये जो वेट उसका होता है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा होता है, ठीक है। सपोज अगर आपका ड्रग, अगर आप पूछो मुझे कि सर ये ब्लड वेसल से निकल के एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में आना क्या आसान बात है? मैं बोलूँगा यस, आसान बात है। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट आपके ड्रग का, यहाँ देखो आपको मिलेगा, ये देखो, दिस इज द, हियर इज द वैल्यू ओवर ईयर, नहीं, इन्होंने यहाँ पे वैल्यू दे रखा था,
शो दैट वैल्यू 600 के अराउंड उन्होंने दिया है। यस, ये रहा 600 डाल्टन्स स्टूडेंट्स। सो अगर ब्लड से कौन से साइज़ के ड्रग पार्टिकल्स आसानी से निकल सकते हैं ब्लड वेसल के बाहर, तो मेरा आंसर होगा 600 डाल्टन्स के नीचे जितने भी ड्रग्स रहेंगे आराम के साथ ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में आ जाएंगे। तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, मुझे ब्लड वेसल से निकलने में कोई परेशानी नहीं होती। बट एक बार मैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में आ गया, सपोज मैं ड्रग हूँ तो एक बार मैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में आ गया, देखो जिससे अगर आप समझ रहे एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तो समझ लो कि ब्लड से आप बाहर आ गए, ओके। और ये जो दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये दो सेल हैं, दोनों सेल के बीच में जो स्पेस है वो दैट इज़ एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस, ओके। ब्लड वेसल से बाहर लेकिन सेल से भी बाहर, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस भी आप इसको बोल सकते हो। सो नाउ दिस स्पेस, अब यहाँ से जब ड्रग को अंदर आना है, किसी भी एक बॉक्स में जाना है, तो उस पे उसके एंट्री पे काफ़ी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी उसकी एंट्री। सबसे पहला चीज़ है कि ड्रग का साइज़ क्या है। सेल क्या पूछेगा, यार तू मुझे मेरे अंदर आना तो चाहता है बट तेरा साइज़ क्या है पहले वो बता, यू शुड बी स्मॉल इन साइज़, ठीक है। मोर ओवर तेरा लिपोफिलिसिटी कैसा है, दैट मीन्स O/W पार्टीशन कोएफिशिएंट जो हम पढ़ते हैं ना, पार्टीशन कोएफिशिएंट मतलब तू ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल है या तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, वो मुझे बता दे। अगर तू ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल है तो मैं आसानी से तुझे आने दे दूंगा, लेकिन अगर तू वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है तो आई कैन नॉट अलाउ यू, ऑलराइट। तो साइज शुड बी वेरी स्मॉल एज पॉसिबल। लिपोफिलिसिटी अगर मैं पूछूँ तो आप बोलोगे कि ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा लिपोफिलिसिटी उतना ज़्यादा चांस है एंट्री गेन करने का आसानी के साथ, ऑलराइट। नेक्स्ट आप क्या बोलोगे, pKa दैट इज एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द ड्रग एंड द सराउंडिंग pH क्या है। जैसे कि बोलते हैं, आपको पता ही होगा, बोलते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक ड्रग, चलो एक काम करते हैं ये पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए खाली आप पॉइंट मेंशन कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टिश्यू परमिएबिलिटी, मतलब डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग कितना अंदर पहुंचता है सेल में, वो डिपेंड करेगा कि वो सेल के थ्रू कितने जल्दी जा पाता है। और वो किस किस पे डिपेंड करेगा, खुद ड्रग के प्रॉपर्टीज़ पे, जो इन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 1 के नीचे ए में लिखा है कि ड्रग के फिजिको एंड केमिकल फैक्टर्स पे, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स, यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट, size, all these are physical factors and chemical factors of the drug, that means acidic है, basic है, कैसा है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ड्रग की होंगी जो डिपेंड करेंगी, जो जिस पे रिलाई करेगा ड्रग एंट्री मारने के लिए सेल में या टिश्यू में। दूसरा क्या होगा, टिश्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो टिश्यू कितना कॉम्पैक्ट है, टिश्यू का जो या सेल का जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर आपने सुना होगा, एकदम कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं जा पाती, बिकॉज सेल्स के बीच में जो स्पेस है इट इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ टाइट जंक्शंस। सो टाइट जंक्शंस है तो उसके अंदर उसके थ्रू बहुत कम चीज़ें हैं जो जा पाती हैं। सो इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अंडरस्टूड। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, दो स्क्वायर्स के बीच में जो स्पेस है, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस स्पेस में ड्रग है और ड्रग को इन दोनों सेल में एंट्री मारनी है तो दोनों पे डिपेंड करेगा। सपोज सेल को, अगर सपोज मेरा ड्रग है यहाँ बीच में कहीं पे और उसको एंट्री मारनी है ऊपर वाले बॉक्स में, तो ड्रग के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे ये डिपेंड करेगा उसकी एंट्री, और बॉक्स के भी प्रॉपर्टीज़ पे एंट्री डिपेंड करेगी। जो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको मैं बोलूँगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग विच इज़ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड जो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं बोलूँगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। वाई फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी है ना, ये है ना, बॉडी का पार्ट है, सेल इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी। सो सेल के काफ़ी पैरामीटर्स होंगे जिस पे डिपेंड करेगा वेदर वो अलाउ करता है कि नहीं अलाउ करता है ड्रग को, ठीक है। सेकंड, ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, मतलब परफ्यूजन रेट मतलब क्या, कितना अच्छा खासा ब्लड सप्लाई मिलता है उस ऑर्गन को, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गन के पास कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, मतलब ड्रग कितने अमाउंट में वहाँ तक पहुँचेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पे उस ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई कितना अच्छा है, ठीक है। थर्ड इज़ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट्स, दैट मीन्स अगर ड्रग अपना टिश्यू कंपोनेंट्स में, ब्लड कंपोनेंट्स में, मतलब क्या, प्लाज्मा प्रोटीन्स आपने सुना ही होगा, ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगर आपका ड्रग ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ टाइम पास कर रहा है, मतलब अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है ड्रग का, तो जाहिर सी बात है ड्रग ब्लड वेसल छोड़ के एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में आएगा ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में ज़्यादा नहीं आया तो वो सेल के अंदर कैसे ज़्यादा जा सकता है। दैट मीन्स हायर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लोअर वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन, और आई शुड से स्लोअर वुड बी द ऑनसेट ऑफ एक्शन बट लॉन्गर वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
ओके, सो उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू, मतलब ब्लड वेसल के बाहर जो होंगे उन चीज़ों पे भी अगर बाइंडिंग होती है ड्रग की, ठीक है, सेल के अंदर जाने के पहले, तो वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को। नेक्स्ट मिसलेनियस फैक्टर्स जो आज अपन देखेंगे, which are the other factors which can affect distribution of drugs? So age, pregnancy, obesity, जितना ज़्यादा obesity उतना ज़्यादा डैश टिश्यू, क्या बोलोगे आंसर? एडिपोज टिश्यू का कंटेंट। ओके, सो जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू की अवेलेबिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा आपके लिपोफिलिक ड्रग्स वहाँ पे जाके चिटक जाएंगे, है ना, सो उतना लेट वो लोग एक्सक्रीट होंगे। चलो ये जस्ट अपन डिस्कस कर लिया। डाइट भी डिपेंड करेगा, डिजीज स्टेट्स, कौन सी टाइप की बीमारी है, देन ड्रग इंटरैक्शंस, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट अपन चालू करेंगे टिश्यू परमिएबिलिटी से। स्टूडेंट्स रिमेंबर टिश्यू परमिएबिलिटी मतलब अगर मेरे टिश्यू के अंदर ड्रग को एंट्री मारनी है तो किस किस प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा ये। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ ड्रग के बारे में ही। तो ड्रग की ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने क्या बोला है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आर टू, दैट इज़ दो चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि ड्रग कितने जल्दी टिश्यू के अंदर एंट्री मार लेता है या सेल के अंदर एंट्री मार लेता है। पॉइंट नंबर 1 टिश्यू परमिएबिलिटी, मतलब क्या टिश्यू कितना इजीली चाहता है ड्रग को चला जा अंदर। पॉइंट नंबर 2 ब्लड परफ्यूजन, कितने तेज़ी से ब्लड सप्लाई हो रहा है उस टिश्यू के पास। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इफ़ द ब्लड फ्लो टू द एंटायर बॉडी टिश्यू वर रैपिड एंड यूनिफॉर्म, अगर ब्लड परफ्यूजन बहुत अच्छा है देन टिश्यू परमिएबिलिटी विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूँ कि देखो ये दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब ये दोनों हैं जो मेन डिसीजंस लेंगे कि कितना ड्रग पहुँचने वाला है अंदर सेल के अंदर। जो ड्रग ब्लड से निकल के एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में बैठा है चुपचाप, उस ड्रग को कितना अमाउंट ऑफ वो ड्रग आपके सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर पहुँचेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये दोनों लोग। कौन कौन? टिश्यू के ऊपर, टिश्यू का क्या मूड है, यार मैं अंदर आने दूंगा यार मैं अंदर नहीं आने दूंगा, दैट इज़ टिश्यू परमिएबिलिटी। और दूसरा ब्लड परफ्यूजन, मतलब क्या, ब्लड वेसल कितने तेज़ी से इन ड्रग को जाके वहाँ पे छोड़ देता है। तो अगर ब्लड वेसल ने बोला कि मैं तो टेंशन मत लो, मैं तो अपना काम कर दूंगा, मैं तो तेज़ी से जाके तुमको छोड़ दूंगा एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में, फिर तुम्हारा लेन देन देखो भाई मेरे ऊपर नहीं है, मैंने तो अपना काम कर दिया। फिर टिश्यू के ऊपर, टिश्यू कितना जल्दी तुमको ले लेता है। वही बात ये लोग लास्ट 4 लाइन में बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? अगर ब्लड परफ्यूजन अच्छा खासा रहा तो सिर्फ फिर एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बचेगा, दैट इज़ टिश्यू परमिएबिलिटी। टिश्यू कितना आसानी से आपको अंदर आने देता है उस पर ही सब खेल डिपेंड करेगा, अगर परफ्यूजन रेट अच्छा रहा तो। ठीक है, अदरवाइज दोनों लोग पे डिपेंड करता है। चलो, सो टिश्यू परमिएबिलिटी मतलब किस पे डिपेंड करेगा? तो सपोज ड्रग ने नॉक किया, नॉक, सेल ने पूछा कौन है, ड्रग ने बोला मैं मेडिसिन हूँ, मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ। सेल ने बोला रुक जा, कुछ मुझे तुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और फिर मेरा भी मूड मुझे चेक करना पड़ेगा। ड्रग ने पूछा ठीक है पूछो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। ठीक है, सो सेल क्या पूछता है, देखो पॉइंट नंबर 2 रीड करो। सेल पूछेगा चल बता तेरा साइज़ क्या है, ध्यान देना तेरी साइज़ छोटी होनी चाहिए, मैं ब्लड वेसल नहीं हूँ कि किसको भी अलाउ कर दूंगा अंदर आने को। ब्लड वेसल होगा वो एकदम लीनियंट है, वो 600 से नीचे डाल्टन रहेगा तो भी मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देता है अपने थ्रू पास होने को, बट मैं नहीं अलाउ करता, तेरा साइज़ काफ़ी छोटा होना चाहिए। ड्रग ने पूछा कितना, तो सेल ने बोला पॉइंट नंबर 3 रीड करो। क्या बोला सेल ने? ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन्स ईजिली क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन, मतलब किसी बात हो रही है, ब्लड वेसल की बात हो रही है। ठीक है, 500 से 600 डाल्टन अगर रहेगा मॉलिक्यूलर वेट तो ड्रग लोग को आराम से बोलता है ब्लड वेसल अरे जा, इतने से कम साइज रहा तो बिंदास चले जाओ यार, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं इतने बड़े साइज़ वालों को भी जाने देता हूँ, बट 600 से ऊपर मत जाना, अगर उससे ऊपर आ तो मैं नहीं जान दूंगा, ऐसे ब्लड वेसल ने वार्न किया था। तो ये लोग इस साइज़ वाले भी ब्लड वेसल से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर का स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस विच इज़ फिल्ड विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, आपको नीचे डायग्राम भी दिखता होगा। तो वहाँ से अब ड्रग आ चुके हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब जैसे अपन आ रहे हैं वापस वही पॉइंट में कि सेल उनको पूछेगा क्या साइज़ है भाई तुम्हारा, है ना, साइज़ क्या है तुम्हारा, तुम आयोनाइज्ड हो कि आयोनाइज्ड नहीं हो, ये सब कुछ सवाल पूछने वाला है वो। सबसे पहला सवाल पूछेगा ड्रग को सेल, तो मेरे अंदर आना चाहता है बट साइज़ क्या तेरी। क्वेश्चन नंबर 2 आयोनाइज्ड है क्या, मतलब प्लस चार्ज है क्या या माइनस चार्ज है क्या या कोई चार्ज नहीं है। अगर ड्रग ने बोला कि मैं तो चार्ज्ड स्पीशी हूँ तो ये क्या बोलेगा, चुपचाप घर पे निकल, मैं तुझे अंदर नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेोगे? बिकॉज अगर तू चार्ज्ड है तो अपने साथ साथ तू वाटर मॉलिक्यूल्स और बाकी मॉलिक्यूल्स को भी
स्टिक करके अंदर आना चाहेगा, इतना तो मोटा बन जाएगा, फिर तो इतने सारी पूरा गैंग आना चाहेगी, मैं इस पूरे गैंग को नहीं अलाउ करता, मैं नहीं अलाउ करूँगा तुझे। नेक्स्ट, तेरी लिपोफिलिसिटी क्या है ये भी पूछेगा। लिपोफिलिसिटी मतलब क्या, ऑयल सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। अगर ड्रग बोलता है मैं ऑयल सोल्यूबल हूँ, मैं लिपोफिलिक हूँ, तो सेल बोलेगा मोस्ट वेलकम। समझा। अगर ड्रग बोलता है नहीं नहीं मैं तो लिपोफिलिक नहीं हूँ, तो हाइड्रोफिलिक हूँ, अच्छा, तो सेल बोले अगर तू हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर सोल्यूबल है, तब तो लफड़ा है यार। अगर तू वाटर सोल्यूबल है तो तुझे साइज़ में काफ़ी कम होना पड़ेगा। देख, अगर तू वाटर सोल्यूबल है तो तुझे बहुत टिंगू सा बनना पड़ेगा। अगर तू वाटर सोल्यूबल है एंड लार्जर इन साइज़ भी है, तब तो भूल जा, तब तो तू अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। ड्रग ने पूछा कितना साइज़ होना चाहिए, मैं तो वाटर सोल्यूबल हूँ, सॉरी मैं तो वाटर सोल्यूबल हूँ, कितना साइज़ मेरा होना चाहिए। तो सेल ने बोला ओनली स्मॉल, पॉइंट नंबर 2 रीड करो स्टूडेंट्स, ओनली स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आयनिक हुआ तो भी चलेगा, वाटर सोल्यूबल हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, बट साइज़ कितना होना चाहिए, बिलो 50 डाल्टन्स। समझ रहा है कुछ आपको, 50 डाल्टन के नीचे होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तब भले आप वाटर सोल्यूबल रहो या आपके ऊपर चार्ज रहे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो टिंगू से मॉलिक्यूल हो, खिड़की में से ले लेगा आपको अंदर सेल। अंडरस्टूड। वो खिड़की कौन, उसकी खिड़की का नाम क्या है, एक्वेस चैनल्स होते हैं। अंडरस्टूड। एक्वेस चैनल होते हैं, चैनल प्रोटीन सबवे की तरह होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं ये चैनल्स, इन चैनल्स के थ्रू बाहर से अंदर आ जाएगा अपना ड्रग। इज दैट क्लियर। बट अगर ड्रग ने बोला नहीं नहीं मैं तो लार्ज इन साइज़ हूँ, 50 डाल्टन्स नहीं, मैं तो 200 डाल्टन्स हूँ और मैं वाटर सोल्यूबल हूँ, आ जाऊँ क्या, सेल बोला चुपचाप बाहर रुक। अरे मैं तो 300 डाल्टन्स हूँ और मेरे ऊपर चार्ज भी है, आ जाऊँ क्या, सेल बोला चुपचाप बाहर रुक। अरे मैं तो लार्ज इन साइज़ हूँ बट मैं लिपोफिलिक हूँ, सेल क्या बोलेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज़ भी नहीं चलेगा मेरे को, बट लिपोफिलिक है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके अंदर ले लेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ चेक करो डायग्राम से आपको उन्होंने बताया, सबसे फर्स्ट आपको डंडी क्या बताइए, देखो आपको आप एक डॉट दे सकते हो। ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लड, देखो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, दिस इज़ ब्लड, उन्होंने ब्लड लिखा है। ब्लड में अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स हैं, अनआयोनाइज्ड मतलब कोई चार्ज नहीं है, आसानी के साथ, है ना। देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, लो के ए मतलब आयोनाइज ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, एंड लार्ज के ओ डब्ल्यू मतलब क्या, पार्टीशन कोएफिशिएंट ओ बाई डब्ल्यू इज़ वेरी लार्ज, दैट मीन्स इट इज़ हाईली लिपोफिलिक, हाईली ऑयल सोल्यूबल। अगर ऑयल सोल्यूबल है तो ड्रग को आसानी से कैपिलरी वॉल को तो तोड़ने वाला है, आराम से निकल जाएगा वहाँ से, वो मेन खतरा नहीं है। मेन खतरा कहाँ है, ईसीएफ में जाने के बाद सेल इसको अंदर लेगा क्या, सेल ने बोला चला आजा 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 आजा, क्यों, तो अनआयोनाइज्ड है, तेरा तो लिपोफिलिसिटी भी ज़्यादा है, बिंदास अंदर आजा। ठीक है। दूसरे केस में चेक करो, ड्रग जो है उसके ऊपर चार्ज है, तो ब्लड वेसल ने एज ऑलवेज, ब्लड वेसल बेचारा हम्बल आदमी, अलाउ किया, चल ठीक है चार्ज है ना तो भी जा, चल तुझे अलाउ किया, आगे जाके तो फंसेगा ही, मैं अलाउ करके क्या करूँगा, आगे गया। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो भी आयोनिक रहते हैं चीज़ें, मतलब क्या पोलर चीज़ें हैं ये, दैट मीन्स दे आर वाटर सोल्यूबल। चेक करो इसका ब्रैकेट में क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट के ओ बाई डब्ल्यू क्या है, लार्ज है कि लो है, लो है। जब के ओ बाई डब्ल्यू लो होता है मतलब न्यूमरेटर से ज़्यादा डिनोमिनेटर का वैल्यू है, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑयल सोल्यूबल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो ये सारे ड्रग्स कैसे होते हैं, ऑयल में भी सोल्यूबल है, वाटर में भी सोल्यूबल है, बट किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, सेकेंड वाला वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ये लैब में, है ना, अपने को ऐसा कोनिकल फ्लास्क टाइप मिलता है, आप उसमें 2 मीडियम लेना होता है, ईथर ले लो एंड अल्कोहल या वाटर ले लो, राइट है। सो अल्कोहल या वाटर रिप्रेजेंट्स योर पोलर सॉल्वेंट, ईथर रिप्रेजेंट्स योर नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड आपको एक ड्रग दिया जाएगा। सो आप जो ड्रग डाल के उसमें, एंड देन यू हैव टू शेक इट, बहुत देर तक आप शेक करने के बाद उसको सेपरेटिंग फ्लास्क बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल, उसको ऐसे हैंगिंग ऐसा सर्कुलर ऐसा रहता है, सरकमफ्रेंस प्रॉपर सर्कल ऐसे बना रहेगा मेटल का, उसके अंदर अटका दो और छोड़ दो, थोड़ी देर तक आराम करने दो। तो उसमें आप क्या करते हो पता है उसको, व्हेन यू आर शेकिंग इट यू आर अलाउंग ईच ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ योर कंपाउंड टू डिसाइड, चलो डिसाइड कर ले भाई तुझे कहाँ जाना है, वाटर में जाना है कि ऑयल में जाना है, डिसाइड कर ले, मैं तुझे पूरा मौका दे रहा हूँ, आराम से अपना डिसीजन ले ले। देन जब आप रख देते हो, देन दैट इज़ द टाइम ऑफ डिसीजन, उस वक्त डिसीजन होता है, और कंपाउंड्स के मेजॉरिटी लोग जहाँ जाते हैं हम बोलते हैं कि ये ज़्यादातर ऑयल में जा रहा है या ज़्यादातर वाटर में जा रहा है। वो हमने एक्सपेरिमेंट किया था पार्टीशन कोएफिशिएंट समझने के लिए, तो वो टेक्निक यहाँ पे आपको काम आ रही है।
ठीक है। सो जो आयोनाइज्ड है चेक करो उनका क्या हाल हुआ, उनको सेल ने अंदर लिया क्या, नहीं लिया। सेल ने क्या बोला, तू आयोनाइज्ड है, तू चुपचाप घर पे निकल, तुझे मैं परमिएट अपने थ्रू अंदर आने नहीं दूंगा, राइट है। सो यहाँ चेक करो क्या पॉइंट बोला है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग एंड पीएच ऑफ ब्लड स्लैश फ्लूइड, विच फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, और ब्लड का पीएच बाय द वे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, 7.4 होता है। सो अगर इस पीएच पे आपका ड्रग आयोनाइज हो चला, अगर आपका ड्रग आयोनाइज हो गया इस पीएच में, तो टेंशन की बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आयोनाइज हो गया तब इसको एंट्री नहीं मिलने वाली। सो क्या लिखा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ बॉडी स्लैश ब्लड स्लैश फ्लूइड आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन इट्स टिश्यू परमेबिलिटी। ये दोनों फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है पता लगाने में कि वेदर ड्रग अंदर एंट्री मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, ठीक है। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, अ ड्रग दैट रिमेन्स अनआयोनाइज्ड, ऐसा ड्रग जो आयोनाइज होगा ही नहीं, जिस पे चार्ज नहीं आएगा, जो अनचार्ज रहेगा पीएच पे भी, ब्लड पीएच पे या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पीएच पे भी अनचार्ज रहता है, वो आसानी से एंट्री मार लेगा। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज आयोनाइज पोर्शन, देखो मैंने क्या बोला था आपको, जो आयोनाइज ड्रग रहते हैं जिनके ऊपर चार्ज रहता है वो क्या करते हैं पता है, वो आपस में दोस्ती करने लगते हैं। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बुलाएंगे, अपने बाकी दोस्तों को बुलाएंगे, हाय हेलो करने लगते हैं, तो उनका गैंग बन जाता है। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा दरवाज़ा है और पूरी गैंग को एक साथ अंदर आना है, आ पाएगा क्या, बोलो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। सो देयरफॉर ये जो चार्ज्ड स्पीशीज़ रहते हैं उनको इसलिए सेल अलाउ नहीं करता। सेल क्या बोलता है, तू चार्ज है तो मुझे पता है तेरे ऊपर चार्ज है, तो तू क्या करने वाला है, तू फ्रेंडशिप करने वाला है, तू इतना मोटा सा गैंग बन जाएगा, तू अंदर आ ही नहीं पाएगा, इसलिए तू अभी से मना कर देता हूँ, तू अंदर मत आना। जो अनआयोनाइज्ड है वो ये सब हरकतें नहीं करते हैं, वो सीधा अंदर आ जाते हैं बेचारे लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया पीएच लेवल क्या है, 7.4 होता है, ठीक है। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी एसिडिक पीएच पे जनरली, एसिडिक पीएच ध्यान देना ये बात, ठीक है, एसिडिक पीएच पे जो एसिडिक ड्रग रहते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, बेसिक पीएच पे बेसिक ड्रग आयोनाइज नहीं होते हैं। समझ में आया, वापस रिपीट करता हूँ, एसिडिक ड्रग डू नॉट गेट आयोनाइज्ड एट एसिडिक पीएच, बेसिक ड्रग्स डू नॉट गेट आयोनाइज्ड एट बेसिक पीएच। मतलब सपोज आपने एसिडिक ड्रग खाया तो वो स्टमक से ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि स्टमक में वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। जैसे ही वो जाता है इंटेस्टाइन में तो एसिडिक ड्रग है और बेसिक वातावरण है, बेसिक एटमॉस्फेयर है, तुरंत आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर दो उल्टी चीज़ें मिल गई तो आयोनाइज होना ही है। जैसे अगर आप बेसिक ड्रग खाओगे तो स्टमक में आयोनाइज होने के चांसेस हैं उसके, ठीक है, तो स्टमक के थ्रू अब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यही फैक्टर डिपेंड करता है। तो सपोज़ आपका ब्लड है ना, किसी कारण की वजह से ड्यू टू सम रीजंस आपके ब्लड का पीएच थोड़ा सा लो हो गया, बाय द वे ऐसा होता नहीं है, बॉडी में ब्लड में आपके बफर सिस्टम रहता है जो मेंटेन कर लेता है, बट अगर ब्लड का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो गया, जिस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। सो एसिडोसिस के वक्त बताओ मुझे कौन से ड्रग्स होंगे जो धनाधन अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कौन से ड्रग होंगे, एसिडिक ड्रग, राइट है। क्योंकि एसिडिक ड्रग सपोज आपकी बॉडी में आया, ब्लड में आया, ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया और चेक किया, अरे वाह क्या बात है, ये तो एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच है मतलब मैं आयोनाइज नहीं होने वाला, मैं तो अनआयोनाइज्ड हूँ। क्या हूँ मैं, अनआयोनाइज्ड, और अनआयोनाइज्ड को मेरे ऊपर चार्ज नहीं है मतलब मुझे सेल वेलकम कर लेगा, राइट है। एंड सेम उल्टा लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि सपोज़ आपको गलती से किसी ने कुछ बहुत सारा ड्रग कंज्यूम कर लिया किसी पेशेंट ने, ठीक है, पॉइजन्स के केसेस में कुछ पॉइजन कंज्यूम कर लिया, तो डॉक्टर्स क्या लॉजिक लगाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, सपोज़ कोई बेसिक चीज़ कंज्यूम कर ली है ना, और हमको पता है अगर ये सेल में गया तो डेथ होने का चांस है या इट कैन बी वेरी टॉक्सिक टू द पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के उसके एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को एसिडिक बना देंगे। जैसे हमने एसिडिक बनाया, जो आपने बेसिक कंपोनेंट जो पेशेंट ने खाया होगा वो बेसिक कंपोनेंट आयोनाइज हो जाएगा। जैसे ही वो आयोनाइज हो गया तो अब उसको सेल अंदर एंट्री नहीं लेगा। क्या बोलेगा, तू तो आयोनाइज हो गया है, तेरे ऊपर तो चार्ज आ गया है, मैं तुझे एंट्री नहीं दूंगा, राइट है। चेक करो थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, की एग्जाम्पल पढ़ लेना, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल ड्रग्स दैट आयोनाइज एट प्लाज्मा पीएच कैनॉट पेनिट्रेट द लिपोइडल सेल मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, अगर आप आयोनाइज हो गए तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपके अपने आप के अंदर नहीं आने देगा। सो दैट इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप
देयरफॉर सेकंड स्टेप देखो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, ओनली आयोनाइज्ड ड्रग्स विच आर जनरली लिपोफिलिक rapidly cross cell membrane and lipophilicity is estimated by which parameter, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पार्टीशन कोएफिशिएंट O बाई W। सो O बाई W, ध्यान देना W बाई O नहीं है, O बाई W। जितना ज़्यादा रहेगा O बाई W का वैल्यू उतना ज़्यादा ऑयल सॉल्यूबल, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया है, क्या बोला है, पेंटोबार्बिटाल एंड सैलिसिलिक एसिड हैव ऑलमोस्ट सेम KO बाई W, मतलब उनकी लिपोफिलिसिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी पेंटोबार्बिटाल डिस्ट्रीब्यूट्स फास्टर, ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होगा, रीज़न क्या दिया चेक करो, पेंटोबार्बिटाल एंड सैलिसिलिक एसिड हैव ऑलमोस्ट सेम KO बाई W बट पेंटोबार्बिटाल इज़ मोर अनायोनाइज, सीधी सी बात है ना, दो पैरामीटर हो सकते थे। अगर तुम दोनों सेम लिपोफिलिक हो तो कहीं ना कहीं तो लफड़ा होगा, कहाँ लफड़ा हो गया चेक करो। पेंटोबार्बिटाल हमने उसको पूछा कितना तू आयोनाइज्ड है कि नहीं, उसने बोला सैलिसिलिक एसिड से तो कम ही आयोनाइज्ड हूँ, मतलब मेरे ऊपर चार्ज ज़्यादा नहीं है। तो आप बताओ, अगर चार्जेस में बोलता हूँ सैलिसिलिक एसिड पे ज़्यादा चार्ज है, पेंटोबार्बिटाल पे कम चार्ज है, तो किसको अंदर लेंगे, पेंटोबार्बिटाल को, राइट आंसर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल थायोपेंटाल का दिया, यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो, वीडियो पॉज करके। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सो अभी ये हमने क्या कवर कर लिया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब ड्रग की प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली। कौन सी प्रॉपर्टीज़ कवर की, प्रॉपर्टी नंबर 1 फिजिको केमिकल, ध्यान देना फिजिको केमिकल, तो ड्रग जो दरवाज़ा ओपन होने का वेट कर रहा है, जो सेल का वेट कर रहा है कि सेल अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मुझे अंदर ले लेगा, तो ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती थी उसके अंदर आने में। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उसका मॉलिक्यूलर वेट 50 से कम होना चाहिए, तो आसानी से मैं तुझे ले लूँगा, ऐसे सेल ने बोला था। नेक्स्ट उसका pKa वैल्यू, मतलब आयोनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी आयोनाइज मत होना वरना तुझे अंदर नहीं लूँगा, अनआयोनाइज रहना, चार्ज नहीं होना चाहिए तुझे तेरे ऊपर तो मैं अंदर तुझे ले लूँगा। नेक्स्ट लिपोफिलिसिटी, दैट इज KO बाई W ज़्यादा हो तो बेटर है। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ हमारे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो दरवाजे की प्रॉपर्टीज, सेल की प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से ड्रग का अंदर जाना रुक सकता है या हो सकता है, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अपन डायरेक्टली मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, मतलब ब्लड वेसल के बारे में। सेकंड वाला कौन सा है, सिंपल सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक नॉर्मल सेल के जो दीवारें हैं उनके बारे में। ब्लड ब्रेन बैरियर, सबसे मस्त है ये वाला, BBB आप इसको बोलते हो। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, प्लासेंटल बैरियर, प्लासेंटा के थ्रू जो होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर्स में। एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट वन। कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यस कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। चेक करो, सिंपल है, कैपिलरी वाला आपको याद ही है, सबसे हम्बल आदमी है ये, है ना, सबसे हम्बल इंसान। क्या बोलता है, कोई भी बोलता है कि अरे यार सर मेरा साइज़ तो बहुत, हम मतलब हम बहुत बड़े बड़े इंसान, हम लोग तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, 600 मॉलिक्यूलर वेट, आप अलाउ करोगे क्या मुझे, क्या बोला उसने, अरे बिंदास अलाउ करूँगा, क्या टेंशन ले रहा है, मैं थोड़ी ब्लड ब्रेन बैरियर हूँ, है ना, मैं थोड़ी सेल मेम्ब्रेन हूँ, मैं तो ब्लड वेसल हूँ, मैं तो कैपिलरी हूँ, मैं नहीं अलाउ करूँगा तो कौन अलाउ करेगा। सो क्या लिखा है देखो पॉइंट, अनआयोनाइज्ड होना चाहिए तो बेटर है, अगर आयोनाइज्ड हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 डाल्टन्स के नीचे रहा तो भी चलेगा, 600 डाल्टन्स याद आ रहा है। अभी आप नेक्स्ट पे जाओगे ना सेल मेम्ब्रेन पे, देखो क्या ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। सेल मेम्ब्रेन क्या बोलता है, याद आ रहा है ना, क्या बोलता है, कितने से नीचे होना चाहिए, 50 डाल्टन से कम होना चाहिए, उसके ऊपर रहा तो तकलीफ़ हो जाएगी, है ना। और ये वाले बेचारे देखो सबको अलाउ कर रहे हैं, अनआयोनाइज्ड रहा तो भी चलेगा, आयोनाइज्ड रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा वेट मत लेकर आ जाना बस, ठीक है। आप आराम से रीड कर सकते हो, सिंपल सा है ये। देन सिंपल सेल मेम्ब्रेन, मतलब अपन वापस सेल पे आ गए, तो सेल मेम्ब्रेन क्या बोलता है, सिंपल सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, ड्रग डिफ्यूज़ हो चुका है कैपिलरी से, कहाँ पहुँच गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और वहाँ पे जाके उसने वापस से, मैं वही स्टोरी पे आ रहा हूँ, उसने नॉक कर दिया, किसको नॉक किया, उसने नॉक किया सेल मेम्ब्रेन को, मेरे को प्लीज़ अंदर आने दो, तो अपन क्या बोलेंगे, वही सेम स्टोरी, लिपोफिलिक तो है क्या, हाँ हूँ, छोटा इन साइज़ है क्या, हाँ हूँ, तब तो आजा, आयोनाइज्ड है क्या, उसने बोला नहीं हूँ, अरे वेरी गुड, आजा आजा आजा, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, राइट है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम पूरा दिया है, कैन गो थ्रू दिस डायग्राम स्टूडेंट्स।
ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज। ब्लड ब्रेन बैरियर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पे। जैसे बॉर्डर पे रहता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ये लोग, एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कैसे? तो क्या होता है कि ऑलरेडी ये जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्रेन के जस्ट बाहर होते हैं ब्लड सप्लाई, उनके सेल्स ऑलरेडी बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो वहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विच आर जॉइंड टू वन अनदर बाय कंटिन्यूस टाइट इंटरसेलुलर जंक्शन। मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता। ठीक है, दो सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, जो कैपिलरीज में था, नॉर्मल ब्लड वेसल्स में होता है, बट ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनमें नहीं होता है। टाइटली वो लोग कॉम्पैक्टली स्पेस्ड होते हैं, प्लेस्ड होते हैं कॉम्पैक्टली, सो उनके थ्रू ड्रग ज़्यादा नहीं जा सकते। ऐसे वैसे ड्रग कोई भी नहीं चले जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। मोर ओवर, अगर कोई ड्रग निकलना भी चाहे तो अंदर जाने के बाद उसको कौन मिलेगा, या अंदर बाहर दोनों तरफ उसको कौन मिलता है? एस्ट्रोसाइट्स मिलते हैं, पेरीसाइट्स मिलते हैं। मतलब ये क्या है, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। ग्लियल टिश्यू, ग्लिया है ना, जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहता है नर्वस सिस्टम में, उसके सेल्स हैं ये। ठीक है, तो ये लोग और वहाँ पे सिक्योरिटी बना रखे हैं, सबको अंदर नहीं आने देंगे। देयरफॉर इंटरसेलुलर मतलब क्या, सेल के बीच से जाना तो भूल ही जाओ, सेल के बीच से स्पेस ही नहीं है आपको जाने के लिए। अगर चले भी गए तो आपको कौन पकड़ लेगा? पेरिसाइट और एस्ट्रोसाइट्स आपको पकड़ लेंगी। कहाँ आ रहे हो भाई, बाहर निकलो। सो अगर आप ड्रग हो और आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है तो जाहिर सी बात है आपको सेल के थ्रू जाना पड़ेगा, सेल के थ्रू जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सो देयरफॉर व्हाट इज नॉट अलाउड? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अलाउड। देन it is also known as paracellular transport. So paracellular और intercellular allowed नहीं होगा, transcellular या intracellular allow होगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरा डिस्कस किया उन्होंने, जो भी मैं बातें बोली यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूरा आपको टिश्यू फ्रेमवर्क बना के दिखाया है, चेक कर लो। सो आपके सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है? कैपिलरी ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। सो वहाँ से आपको डॉट देखो, सबसे नीचे बनाया डॉट। ठीक है, सो ये ड्रग्स देखो क्या होने वाले हैं, ये ड्रग्स बाहर निकलेंगे। सपोज ड्रग बाहर है तो सबसे पहली बात तो टाइट जंक्शन आपको एकदम बॉटम में दिख रहा है, देखो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, और बीच में एकदम डार्क हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं विच इज़ टाइट जंक्शन। और अंदर के तो आपको ग्लियल सेल्स मिलेंगे, और अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको कहीं पे ब्रेन के पास एंट्री मिलेगी। तो इन सब को कौन क्रॉस कर सकता है? आप देख रहे हो एकदम बॉटम पे जो आपको दो डॉट दिए गए हैं, दोज आर टू ड्रग्स। एंड इफ़ यू कैन सी प्रॉपर्ली, दोनों ड्रग्स सेल्स के बीच से नहीं है, जो रेक्टेंगल सबसे नीचे बने हैं, सबसे नीचे जो रेक्टेंगल बने हैं वो सेल्स हैं, तो सेल्स के थ्रू जा रहे हैं दोनों ड्रग, सेल्स के थ्रू। दो सेल्स के बीच में से स्पेस से नहीं जा पा रहे हैं, सेल्स के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर जर्नी, ऐसा ही अलाउड है। तो ज़रूर इन ड्रग्स को लिपोफिलिक होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आप इनकी एग्जांपल्स रीड कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स उन्होंने कोट किए हैं। ऑलराइट, अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी डाउट है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, आई विल गो थ्रू योर मैसेज एंड डाउट एंड विल रिवर्ट बैक। ऑलराइट, चलो आगे चल जाते हैं। अब आगे क्या है? अप्रोचेस। अगर आप बोलते हो सर ब्लड ब्रेन बैरियर में इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो ड्रग्स जाते कैसे हैं? अरे बहुत सारे टेक्निक्स हैं उनको ड्रग को अंदर भेजने के। सबसे बेस्ट टेक्निक तो आपने केडी त्रिपाठी में फार्माकोलॉजी में पढ़ रखा होगा, है ना? कहाँ है? अगर आई एम वेरी सॉरी, अगर आप सेम 6 में हो तो अभी आपका वो कवर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप एटी की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका कवर हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे आपने पढ़ा है ये? सेम 7 फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये। वहाँ पे आपको एंटी पार्किंसंस ड्रग्स में आपने पढ़ रखा होगा, मस्त एक फ्लो चार्ट दिया है केडी त्रिपाठी में, जहाँ पे बोलते हैं कि डोपामिन जो रिक्वायर्ड है पार्किंसंस डिजीज़ में, डोपामिन का रिक्वायरमेंट होता है, अगर वो लो हो जाता है तो ये डिजीज़ आ सकती है। सो डोपामिन का लेवल बढ़ाने के लिए हम बाहर से अगर डोपामिन देंगे तो वो अंदर एंट्री नहीं मार पाता। ठीक है, बिकॉज उसका लिपोफिलिसिटी ज़्यादा नहीं है। सो इसके लिए डोपामिन किस फॉर्म में दिया जाता है? सेकेंड पॉइंट रीड करो, लीवोडोपा के फॉर्म में दिया जाता है। लीवोडोपा आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देता है बिकॉज ऑफ लिपोफिलिसिटी। अंदर जाने के बाद एक बार ब्रेन के अंदर चला गया, सिक्योरिटी पास कर लिया, तो अंदर जाके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू डोपामिन एंड उसका यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा सर क्या क्या टेक्निक्स है?
तो अगर आप ये पूछोगे तो आपको लास्ट 2 पॉइंट आपको रीड करना होगा। सक्सेसफुल अप्रोचेज और क्या क्या हैं? परमिएशन एनहांसर्स लाइक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO एंड ऑस्मोटिक डिसरप्शन बाय यूजिंग मैनिटोल। सो ऑस्मोसिस जो है उसको आप मैनिपुलेट करोगे, उस मैकेनिज्म को यूज़ करोगे और आप ड्रग्स को खींचोगे उस तरफ बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, बट ये आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आपके सिलेबस में ये डिटेल में नहीं है। ओके, सो दिस इज one more way of increasing the permeability across blood-brain barrier. Next is blood cerebrospinal fluid barrier. अभी cerebrospinal fluid क्या है स्टूडेंट्स? सो ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सेस, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। कोरोइड प्लेक्सेस क्या होते हैं? कोरोइड प्लेक्सेस ब्रेन में कुछ कैविटी टाइप रहती हैं कुछ जगह, जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स का जो रूफ होता है, उनके रूफ में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सेस। ठीक है, जैसे आपके घर में छोटी सी खिड़की होगी सपोज, तो खिड़की का जो रूफ है उस रूफ को आप बोलोगे कोरोइड प्लेक्सेस, और वहाँ से टप 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 ऐसे पानी गिर रहा है, तो उस पानी का नाम क्या बन जाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये बन गया। ये हो गई बात ब्रेन की। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में जाओ तो यही खिड़की का रूफ को अपन क्या बोलेंगे? एपेंडाइमल सेल्स, वो वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं कोरोइड्स प्लेक्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑलराइट, बट ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अभी आपको शायद याद ना हो। तो ये फ्लूइड जो है वहाँ तक अगर मेरे ड्रग को पहुँचना है तो वापस काफ़ी चैलेंजिंग बात हो जाएगी, काफ़ी चैलेंजिंग बात हो जाएगी। तो अपन उसके लिए क्या बोलेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ फाउंड मेनली इट इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय अपना कोरोइड प्लेक्सेस, अपन ने बता दिया है ना कहाँ पे होते हैं ये? ऑन द रूफ, दीज आर एट द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स मतलब क्या? ओपन स्पेसेस टाइप छोटे छोटे आपको मिलेंगे ब्रेन में। फोर ब्रेन में 3 होते हैं, हाइंड ब्रेन में 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसमें क्या होता है? जो ब्लड वेसल के थ्रू, अगर आप डायग्राम देखो, आपको ब्रह्मंड का बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बताया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ओपन जंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू ये चले जाएंगे। कोरल सेल्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय टाइट जंक्शंस। तो अगेन आपको यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? ड्रग को क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ड्रग के पास लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो इसके थ्रू एक्सेस कर सकता है, अगर लिपोफिलिक नहीं है तो एक्सेस उसको नहीं मिलेगा। Is that clear? You can pause your video and learn this, go through this also. ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये देखो ये डायग्राम दिया उन्होंने। You can pause your video and go through the diagram. प्लासेंटल बैरियर, अब ये ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, यू कैन जस्ट रीड थ्रू। आपको प्लासेंटा, अगर एनाटॉमी आपका क्लियर है प्लासेंटा का, तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा। प्लासेंटल बैरियर एज वेल एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। So you can pause your video and go through this. ठीक है, ये रहा ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक्चुअली हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ब्लड टेस्टिस बैरियर जब हम बोलते हैं तो आपको बहुत बार ऐसा लगता हो कि ब्लड और टेस्टिस के बीच में कोई बैरियर है। नहीं, इट इज़ बिटवीन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आपको पता है, अगर आपने 12th में प्रॉपर्ली डायग्राम बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो आपने एकदम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बड़े बड़े सेल्स बनाए होंगे जिनको हम नाम देते हैं नर्व्स सेल्स या सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम है नरिशमेंट देना स्पर्म्स को। एंड सर्टोली सेल्स के बीच में कौन होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। याद है? स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस करके बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। वहाँ से बनता है स्पर्मेटिड, वहाँ से बनता है स्पर्म्स, है ना? तो उन स्पर्म्स को नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल्स। सो ये जो बैरियर है ब्लड टेस्टिस बैरियर, इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टोली सेल जंक्शन। उनके बीच में टाइट जंक्शन रहता है, तो नेबरिंग जो सर्टोली सेल्स रहते हैं ड्यू टू टाइट जंक्शन, that barrier which is formed due to their tight junctions, due to their tight packing, is known as blood testis barrier. That's it students. ठीक है, सो ये सेक्शन में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। अच्छा, यस अपन फटाफट यस ये पार्ट अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये रहा मिसलेनियस वाला। जस्ट अ सेकेंड ना, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है?
यस 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 यस, ऑर्गन टिश्यू, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है आपको जो अपन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें सेकंड पॉइंट कौन सा था, ऑर्गन टिश्यू परफ्यूजन रेट, मतलब ऑर्गन टिश्यू का साइज़ क्या है, उसका परफ्यूजन रेट क्या है, मतलब अगर वो ऑर्गन बड़ा है और उस पर ब्लड वेसल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। सो इन क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी परफ्यूजन रेट लिमिटेड व्हेन ड्रग इज़ हाईली लिपोफिलिक, अगर ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है तो टेंशन की बात नहीं है, टिश्यू तो बोलेगा आ जा अंदर, बट हाँ ब्लड पहले तुझे यहाँ तक पहुँचाना चाहिए, है ना। और समझो अगर ब्लड का परफ्यूजन रेट काफ़ी अच्छा है तो ब्लड क्या बोलेगा, मैं तो पहुँचा दूंगा, सेल पे डिपेंड करेगा, तेरे लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो दोनों मेन है, कौन मेन है, परफ्यूजन रेट भी मेन है और परमिएशन टिश्यू परमिएबिलिटी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर अपने अपने देखो, अपने अपने राज में लोग कैसे डायलॉग मार रहे, देखो अगर ब्लड बोलता है कि किसी भी तुझे कहाँ जाना है, ड्रग ने बोला मुझे लीवर के पास जाना है, ठीक है मैं तो लीवर के पास तो तुझे धनाधन पहुँचा दूंगा, हमारी काफ़ी बसें वहाँ तक जाती हैं, तो फटाफट वहाँ पे पहुँच जाएगा, बट देन उसके आगे डिपेंड करे तो लीवर के अंदर कैसे एंट्री मारता है ये डिपेंड करेगा तेरा लिपोफिलिसिटी क्या है, करेक्ट है। तो देखो ब्लड ने कैसा डायलॉग मारा। नेक्स्ट, अब अगर अपन टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू क्या बोलता है ड्रग को, यार अगर देख अगर तू लिपोफिलिक है ना तो तुझे मैं आराम से एंट्री दे दूंगा, ठीक है, तू बस अपने घर से निकल, फटाफट बस पकड़, कौन सा बस पकड़ूँ, ब्लड वाला बस पकड़ और आ जा। तो अब डिपेंड क्या करता है कितनी जल्दी तुझे ब्लड वाला बस मेरे पास छोड़ के जाता है। सो इफ़ ड्रग इज़ हाईली लिपोफिलिक देन परफ्यूजन रेट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, मतलब परफ्यूजन रेट मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, और अगर परफ्यूजन रेट अच्छा है तो लिपोफिलिसिटी अपना डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाएगा, ठीक है। वो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया उन्होंने। ऑलराइट, ये देखो यहाँ पे दिया है, हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स कैन क्रॉस मोर सिलेक्टिव ऑफ द बैरियर्स लाइक बीबीबी एंड हाईली परमिएबल capillary wall permits passage of almost all drugs. In both circumstances, rate limiting step is rate of blood flow or perfusion to the tissue. Right? Then greater the blood flow, faster would be the distribution. ये हम भी जानते हैं. Next, परफ्यूजन रेट मतलब कितने देर से ब्लड वहाँ पे पहुँचता है उस ऑर्गन के पास जहाँ पे हमारे ब्लड को जाना है, हमारे ड्रग को जाना है, इज़ डिफाइंड एज दी परफ्यूजन रेट, मतलब ब्लड सप्लाई रेट इज़ डिफाइंड एज दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, ठीक है। लास्ट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़, मतलब ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा खासा है, लंग्स, किडनीज, लिवर, हार्ट, ब्रेन, दीज आर रैपिडली, यहाँ पे अच्छा खासा ब्लड सप्लाई होता है, एंड देयरफॉर परफ्यूजन रेट यहाँ पे बहुत तगड़ा है। देयरफॉर अगर आपके ड्रग्स अगर लिपोफिलिक हुए तो वो इन ऑर्गन्स के पास तो आसानी से इन ऑर्गन्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इन ऑर्गन्स के पास बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी तगड़ा है, तो बस तुम्हारे ड्रग के पास लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, मतलब ड्रग को पहुंचाने का काम इनका है, ब्लड का है। वहाँ पहुंचने के बाद अगर ड्रग के पास लिपोफिलिक कैरेक्टर नहीं हुआ तो ड्रग फेल हो जाएगा, लिपोफिलिक कैरेक्टर हुआ तो उसको एंट्री मिल जाएगी आसानी के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ें डिस्कस की हैं जो मैंने अभी आपको बोला, लिपोफिलिसिटी, पर्शन कोएफिशिएंट, वो बोला सेम चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, ऑलराइट, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये एक केस स्टडी पढ़ सकते हो, ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इन्होंने क्या बोला है, थायोपेंटाल जो होता है मस्त एकदम इंटरेस्टिंग है। एडिपोज टिश्यू बीइंग poorly perfused takes longer to get distributed with the same drug, but as the concentration, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे शायद, हाँ यस, ये देखो ये ऊपर वाले साइड में क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ थायोपेंटाल। थायोपेंटल कैसा ड्रग है बाय द वे स्टूडेंट्स, लिपोफिलिक ड्रग है, अपने काम का है ना, हैज़ अ हाईली टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट टुवर्ड्स द ब्रेन, बट स्टिल इट इज़ हायर इन एडिपोज टिश्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि जो थायोपेंटाल है उसका लिपोफिलिक भी है, तो ब्लड ब्रेन में तो धनाधन जाना चाहिए वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्रेन के बजाय वो कहाँ दिखता है ज़्यादा, मुझे एडिपोज टिश्यू में दिखता है। तो मतलब इसका क्या, इससे क्या हम रीज़न दे सकते हैं, तो रीज़न उन्होंने क्या बोला है, सिंस ब्रेन इज़ हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, मतलब बिकॉज ब्रेन के पास एडिपोज टिश्यू नहीं, हाँ ब्रेन, ध्यान देना, एडिपोज टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होता, ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कोई पेशेंट थायोपेंटाल खाएगा बिकॉज ऑफ हाई परफ्यूजन रेट, फटाफट उसका ड्रग थायोपेंटाल कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन पूछेगा चल बता तो लिपोफिलिक है, थायोपेंटाल बोलेगा हाँ, तो ब्रेन ने फटाक से उसको अब्जॉर्ब कर लिया तेज़ी के साथ। बट कुछ देर बाद क्या होगा, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, हमको पता है नेचर वाइज तो थायोपेंटाल क्या है, लिपोफिलिक ही है ना, तो क्या सोचेगा, यार काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं चलता हूँ अपने
अपने रिलेटिव्स के पास मैं भी लिपोफिलिक, एडिपोज टिश्यू भी लिपोफिलिक, तो अब थायोपेंटाल अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके एडिपोज टिश्यू में आ जाता है। देयरफॉर थायोपेंटाल का बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी फास्ट बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ वेरी स्मॉल और वेरी लो। दैट मीन्स फटाफट पहुंच के एक्शन भी दिखा देगा ब्रेन में और फटाफट उसका एक्शन गायब भी हो जाएगा, बिकॉज वो ब्रेन से निकल के चला जाता है, एडिपोज टिश्यू में जाके रेस्ट करता है, अपने रिलेटिव्स को मिलता है। इज दैट क्लियर? थायोपेंटाल मतलब क्या है, याद आ रहा है आपको? बारबिचुरेट्स, अगेन सेम 7, ठीक है। बीजेटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब वो वाले सब चैप्टर्स में है ये बारबिचुरेट्स। सो थायोपेंटाल इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। वाई? उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तेज़ी से चालू होता है, क्यों? फटाफट ब्रेन में पहुंचता है, ड्यू टू हाई परफ्यूजन रेट, ड्यू टू गुड लिपोफिलिसिटी, बट तुरंत ब्रेन से निकल के एडिपोज टिश्यू में चला जाता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लंबा नहीं है, शॉर्ट है। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स ये सिंपल फैक्टर हैं जो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, मिसलेनियस फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अपने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। एज फैक्टर है, फैट कंटेंट एज के हिसाब से उन्होंने बताया है सब कुछ। एंड देन ये रहा प्रेगनेंसी, क्या फैक्टर्स बताए उन्होंने। देन यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू दिस स्टेटमेंट्स, काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट्स दिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ओबेसिटी पैरामीटर, डाइट क्या है, डिजीज स्टेट क्या है, एंड नेक्स्ट ओवर ईयर अगेन डिजीज स्टेट यहाँ पे डिस्कस किया उन्होंने। यस दैट्स इट। सो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो सब चीज़ें कवर करेंगे, प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला भी कंसेप्ट कवर करेंगे इस यूनिट का, वो लास्ट 2 पार्ट होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।